साइकिल बना स्कूटर। अब आप बोलेंगे भाई साइकिल है तो उसको चलाओ, स्कूटर बनाने की क्या ज़रूरत है। बट वेट अ मिनट, हम यहाँ पर साइकिल एज एक्सरसाइज बात नहीं कर रहे हैं, साइकिल एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह, चाहे 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, चला के जाते हैं। और उनकी एनर्जी तो जाती ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो समय ख़राब होता है, उसी समय में वे और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो ये सोच मेरी नहीं है, ये सोच है हमारे इन्वेंटर गुरसौरभ जी की। गुरसौरभ जी, पहली बात, हम बड़े दिनों से चाह रहे थे कि आपके साथ ये मुलाकात हो, गुफ्तगू हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। माय प्लेजर। तो ये जो आपकी सोच है, जो अभी मैंने शेयर करी और बता दिया कि ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये आपके हैं, ये कहाँ से आई? देखिए, इंडिया में ना अभी भी 58%, 58% लोग साइकिलों पे चलते हैं। आपने अराउंड देखिए, बाहर देखिए, रूरल में, अर्बन में, जोमेटो स्विगी की डिलीवरी से लेके गांव में फार्मर तक, स्टूडेंट तक, कुछ भी कहीं भी देखेंगे आपको आपकी देसी गांधी साइकिल जिसको बोलते हैं ना, एटलस साइकिल, वो दिखती है। और अभी भी अगर 58%, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अभी 58% की कैलकुलेशन क्या है? इट्स इनफाइनाइट। यस। तो अभी अगर इतने लोग बाइसाइकिल पे चल रहे हैं तो उनकी जीवन अभी उतना ही सीमित है जहाँ तक बाइसाइकिल जाती है। अगर किसी के पास बाइसाइकिल नहीं है, वो पैदल चलता है, तो शायद 1-2 किलोमीटर में ज़िंदगी सीमित है। कोई साइकिल पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के अंदर ही वो अपना काम, वही दायरा चलता अपना है। दायरा उसका उतना ही बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। सब कुछ उसको उसी में ही जाना पड़ता है, वहाँ से बाहर नहीं जा पाता। हाँ। अब ये एक ऐसा नहीं है आज से ये प्रॉब्लम है, ये मोबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत समय से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं अगर जा ही नहीं पाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पॉइंट क्या है, अगर कोई जा ही नहीं पा रहा है। और मोबिलिटी के साथ साथ समय बचाना भी है। टाइम इज ऑल्सो आई थिंक बिकमिंग द बिगेस्ट एसेट फॉर आवर कंट्री। एब्सोल्युटली, एफर्ट डालना। बिल्कुल। अब आप जोमेटो और स्विगी के डिलीवरीज बहुत सब बाइसाइकिल्स पे होती हैं। जो बाइसाइकिल पे राइडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 डिलीवरी कर पाता है, थक जाता है उसके बाद। तो प्रोडक्टिविटी, तो मोबिलिटी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये एक सोच थी छोटी सी मेरी कि इसको क्या करें। अभी नया प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, नया आ भी जाए, टेस्ला भी सुबह आ जाए, उसको पंप कैसे करोगे आप मार्केट में? इंडिया जैसे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने में शायद 100 साल लगेंगे। बिल्कुल। फिर क्या करें? ये 100 साल यही साइकिल चलाएं? अब ये एक जैसे बहुत चाइल्डिश सी सोच होती है, और मैं चाइल्डिश इसलिए बोलता हूँ बिकॉज चाइल्डिश सोच बड़ी सोचें होती हैं। जैसे मैंने 2019 में जब अपनी रिसर्च इस पर शुरू की, और रिसर्च जब मैं बोलता हूँ तो रिसर्च तो बहुत लंबे चलते हैं, 2-3 साल की रिसर्च इज नो रिसर्च। बिल्कुल जी। सो वो पूरा पीरियड आई वॉज विदाउट एनी इनकम। तो नोबडी फंड्स रिसर्चेज इन इंडिया। आपको इंडिया में रिसर्च करनी है, आप खुद से करते हो। और वो भी एक स्टार्टअप लेवल पे तो बिल्कुल ही टोटली ही कुछ नहीं होता। और आई थिंक वर्ल्ड ओवर भी रिसर्चेज इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो ये एक पीरियड ऐसा होता है कि आपको ये डिसीजन आपके लिए लेना होता है। अब ये मम्मी पापा और आपके दायरे से बात आगे होती है, ये आपका बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, नोइंग के अब होगा क्या, कि अगर आप 3 साल बिना इनकम के रहने वाले तो हाउ वुड यू रन, तो ये करना भी है कि नहीं। इस वजह से बहुत सब आइडिये आपके पास, सबके पास होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सर्कमस्टांसेस भी चाहिए जो खुद बनाने पड़ते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बताएं कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया क्या है, आखिर क्लैरिटी क्या है मतलब। तो जो मैंने पहले बताया ना कि अभी साइकिल्स अपने यहाँ पे बहुत कॉमन है। ये एक ऑलरेडी क्या है, पेनिट्रेट करके सब लोग सब जगह तक पहुँच चुकी हैं। इसी को ही अपग्रेड कैसे करें, उसकी एक छोटी सी मेरी इन्वेंशन है जिसका नाम है डीवेक, यानी कि ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। उसका शॉर्ट है डीवेक। डीवेक एक छोटी सी डिवाइस है जो किसी भी बाइसाइकिल के अंदर जाके फिट हो जाती है बिना किसी मॉडिफिकेशन, वेल्डिंग, कटिंग के, और उस बाइसाइकिल को सीधा इलेक्ट्रिक में अपग्रेड कर देती है सिर्फ 20 मिनट में। एंड इट्स अ DIY थिंग, आप खुद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप खुद ही लगा सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है। वो होने के बाद आपकी साइकिल बैटरी और मोटर से चलने लगती है। 40 किलोमीटर तक उसकी रेंज हो जाती है, 170 kg का वो लोड ले सकती है, और इस तरह के कई फीचर उसमें, USB चार्जिंग आ जाती है। ऐसे 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है। तो एकदम एक मोटरसाइकिल के जैसा आपका जो है साइकिल वैसा बिहेव उसका हो जाता है। अब तो ये एक जो आम इंसान है जो अपनी एक साइकिल चलाता है बहुत कम खर्चे में, उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, ये है आपकी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। सो बहुत उसमें बहुत इजीली ये अपग्रेड हो जाती है, और कम खर्चे के अलावा एक ऑप्शन मिलता है जो पहले था ही नहीं। अगर आपके पास साइकिल थी तो आप अपग्रेड करना भी चाहते तो कैसे करते? आज एक एक्टिवा या स्प्लेंडर 1 लाख रुपए का हो गया है, बाइसाइकिल 5,000 की है।
कितना बड़ा जंप कोई ले सकता है, ऑप्शन ही नहीं है। तो अपग्रेड इसी वजह से नहीं हो पा रहा। मैन्युफैक्चरर के और बड़े स्केल पे क्या है कि अगर हम और बनाते जाएंगे और धुआं फैलाएंगे और रिसोर्सेज जलाएंगे तो फिर हम कैसे ये मैनेज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट एक जो आम साइकिल है उस पे लग जाता है, लग जाता है खुद ही, लाइक DIY आप खुद ही लगा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मुझे ये निकालना है तो आप खुद निकाल भी सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये ईज है आपके पास। आप जब आपकी भी जो चाहे लगा साइकिल है, सकते हैं। चाहे वो 5,000 की है चाहे वो 50,000 की है, आप उस पे ये डिवाइस लगा बिल्कुल सकते लगा हैं। सकते हैं। डिवाइस बोलेंगे इसको हम, जी। है ना। और फिर अगर आपको लगे कि आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल आप भी उसको सकते निकाल के घर पे रख सकते हैं। उसको तो ये सहूलियत है उसको एक जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। ये डिवाइस एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसपे हमने 4 साल रिसर्च करके इसको डेवलप किया है। बाइसाइकिल का इलेक्ट्रिक होना उसका एक फीचर है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था, अभी भी जो एक चैलेंज मार्केट में है, कि अगर हम इलेक्ट्रिक कर देंगे तो बिजली कहाँ से आएगी उसको चार्ज करने के लिए। तो बिजली एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। राइट। तो हमने इसमें एक ये फीचर डेवलप करा है कि जब आप पेडल मारते हैं तो उससे इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अच्छा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके साइकिल तो चला ही सकते हैं उससे, और यदि आप डिवाइस को घर पे रख दें वो चार्ज करके, तो आप इसके अंदर एक USB आउटलेट है, तो आप अपना पंखा, लाइट, लैपटॉप, फ़ोन कुछ भी चलाएं। तो एक तरह का छोटा जनरेटर या इन्वर्टर जैसा भी ये फंक्शन करता है। साउथ में है साइक्लोन्स का प्रॉब्लम होता है, हमारे यहाँ नॉर्थ में बाढ़ आती है, तब एकदम बिजली कट जाती है। हाँ, तो अगर आपके पास ये साइकिल है, आप पेडल मारें और जो चलाना है चलाएं। गुरसौरभ जी, इतना बड़ा आपने इनोवेशन कर दिया और आपने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं हासिल करी, तो ये कैसे कर पाए? ये एक काफ़ी मैजिकल जर्नी रही है अब तक, जादुई। और मेरे को पक्का नहीं पता। ये बताते हैं टैलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ समटाइम्स इवन एजुकेशन। कई बार कुछ रुझान होते हैं सबके किसी एक सब्जेक्ट को लेके। देखिए, हर एक के पास ना भगवान ने कोई ना कोई एक पैशन और टैलेंट दिया होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि ना दिया हो, और उसकी तरफ उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। मेरी फैमिली बहुत शुरू से सपोर्टिव थी, तो मैं ये कर पाया कि इवन दो मैंने अपनी डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में की, क्योंकि तब तक तो मुझे राइटर बनने का भूत था, तो मेरे को राइटर बनना था और मैं सोचता था कि मैं राइटर बनने के लिए पैदा हूँ। बट क्योंकि मशीनरी और स्पेशली मोटरसाइकिल्स को लेके बहुत रुझान था, तो वो रुझान कैसे धीरे धीरे तब्दील हो गया मोटरसाइकिल से, फिर मोटरसाइकिल के पार्ट से, फिर मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरिंग से, करते करते फिर मैंने 16 साल अपने जो है प्राइम करियर के ऑटोमोटिव R&D में निकाले। एक्चुअल मेरी लर्निंग सारी वहाँ हुई। वहाँ से तो ये एक क्या है कि जैसे दो धारी तलवार होती है ना, ये वैसा होता है। आपको बेस लेवल की बहुत सारी नॉलेज हो जाती है प्रैक्टिकल, बट कई बार बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो पता नहीं होते। नई टेक्नोलॉजी क्या है वो पता नहीं होती। अगर आप कॉलेजेस में होते हैं तो बेस लेवल नहीं पता होता, तो सब टेक्नोलॉजी पता होती है। अब इसका बैलेंस बहुत मुश्किल होता है डिस्कवर करना, प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज, क्योंकि जिस हिसाब से प्रैक्टिकल चेंज होती है और जिस हिसाब से थ्योरेटिकल चेंज हो रही है, ये अलग अलग पेसेस पे चेंज हो रही है। राइट। आपका पैशन इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पैशन के साथ आपकी डिग्री है, फिर आप बिल्कुल जीत आपकी निश्चित है। यदि आप अपने पैशन के अगेंस्ट डिग्री ढूंढ रहे हैं तो वो आपको हमेशा ही स्ट्रगल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। क्योंकि मेरा रुझान हमेशा से मैकेनिकल्स को था, मेरे लिए मैकेनिकल्स की ग्रास्प बहुत फास्ट थी, इसलिए कोई मैकेनिकल की अगर PhD भी करी हुई है तो मैं हेड टू हेड उससे बेटर परफॉर्म कर पा रहा था, बिकॉज मेरा अपना बहुत रुझान था। जो मैं मज़े के लिए कर रहा था, आप अपने आप को फोर्स करा रहे थे। यहाँ पर मैं एक ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि आप मैकेनिक्स में इतने बढ़िया थे, तो आपके मम्मी पापा ने कभी ये नहीं बोला बेटा इंजीनियरिंग कर ले? एक्चुअली नहीं बोला। और ये हम बात करें आज से 20-25 साल पुराने पेरेंट्स की। हाँ, ज़्यादा है वैसे तो। एक्चुअली ये जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, मेरे को इसमें कोई बोलने में हिचक नहीं है कि ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि कई जगह से देखो ये सपोर्ट मिलता है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हो तो ये नहीं होता। बिल्कुल, एंड ऑफ द स्टोरी। मैं इस पे डिबेट ही नहीं करता हूँ। यदि पेरेंट्स ही रोक दें और वो सही है या गलत, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, तो ये नहीं हो, किसी का टैलेंट पनप ही नहीं पाता। मैं अपने पैशन को मोनेटाइज कर पाया था। वो कैसे? मोनेटाइज से मेरा मतलब कि मैं अपने पैशन से अपनी अर्निंग कमा पा रहा था। कैसे? क्योंकि इमीडिएटली मैं अपने मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स को बाइंग एंड सेलिंग कर रहा था। अब ये बोलना इसलिए ज़रूरी है कि अमाउंट वो कुछ खास नहीं था, बट उससे इंडिपेंडेंस जो आ रही थी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, इंडिपेंडेंस बढ़ रही थी। अब मैं इंडिपेंडेंट या सोवरेन था अपनी नेचर में कि मैं मेरे पैसे में जो मर्जी करूँ। पेरेंट्स भी देखते हैं कि ठीक है, ये
अभी तो उतना नहीं है बट एटलीस्ट ठीक डायरेक्शन की तरफ है, तो उनका भी एक एंकरेजमेंट आपको मिलता है। देखिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा पैशन है, वो पैशन तो यहाँ पे किसी को पकड़ लो तो आप पैशन है, एक ये पैशन एक टाइम तक चल सकता है, उसके बाद पैशन को ना मनी चाहिए होता है, मनी चाहिए ताकि आप वो पैशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अब हमको बताइए अपनी शार्क टैंक जर्नी के बारे में। बहुत आपको देखिए शार्क टैंक में जाने से जो शार्क्स का तो आपको प्रोत्साहन मिला ही मिला है, लेकिन जो ऑडियंस है उनका भी बहुत प्यार मिला है। देखिए मेरी एक बीच की जर्नी रही है जो थोड़ी फिल्म लाइन से कनेक्टेड है, तो उसमें हमने 2 फिल्म्स बनाए थे, नेशनल अवार्ड भी लिया था। तो क्योंकि वहाँ का रुझान था तो मुझे मार्केटिंग का थोड़ा बहुत उसकी पावर का आइडिया था। तो एंड किसी की अटेंशन कैसे लेते हैं मुझे अच्छे से आता है, जैसे मैंने आपकी ली। तो ये एक थोड़ा है और इसकी पावर को भी मैं समझता था। तो जो शार्क टैंक का प्लेटफॉर्म है, देखिए शार्क टैंक पे अगर मैं जजेस से बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो मेरी बात को समझे, हो सकता है ना समझे, हो सकता है मैं ना समझा पाऊँ, पर जो लाखों लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, वो समझेंगे मेरी बात। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरा इन्वेंशन तो बन के रखा है, ये लोगों को पता कैसे चलेगा, जाएगा कैसे, जम्मू कैसे जाएगा, गुवाहाटी कैसे जाएगा, त्रिवेंद्रम कैसे जाएगा, जैसलमेर कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा। तो ये मेरे को एक ही प्लेटफॉर्म चाहिए। और क्या मैं खरीद सकता हूँ वो प्लेटफॉर्म? मैं नहीं खरीद सकता। कहाँ खरीदूँ? IPL खरीद लूँ, आईएड खरीद लूँ? एक स्टार्टअप के लिए ये सब पॉसिबल, स्टार्टअप के लिए बहुत। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप इनको क्रैक कर लें तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाएं अपनी स्टोरी में। देखिए ऑडियंस को आप उल्टी सीधी स्टोरी नहीं बता सकते हैं, अब सब बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आप जो है जाके जैसे है वो ऑडियंस को वैसे ही बताइए, ये रहा प्रोडक्ट, ये मेरा विजन है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर किसी को प्रॉब्लम मेरी बात समझ आ रही है तो मुझसे जुड़ें। तो आप मॉनेटरी या पैसे का एक हेल्प होने से, उसके अलावा भी कितने लोग, मतलब हंड्रेड्स में मैं बताऊं, जो लोग आके जुड़ते हैं कि देखिए यार हम आपके लिए ये कर सकते हैं, बिल्कुल हम आपके लिए ना मार्केटिंग में कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए ऐड में कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए मैकेनिकल में कुछ कर सकते हैं, हम मनी में कुछ, हम बैंक में कुछ, हम माइक्रो फाइनेंस में कुछ, वो खुद से जुड़ने लगते हैं। आपके लिए कितना फर्क था शार्क टैंक में आने के बाद? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट यहाँ पे भी शायद इसीलिए बैठा हूँ कि शायद आपने देखा होगा। तो वो एक्सपोजर एक के बाद एक मिलना, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोगों का नेटवर्क जुड़ना, बिकॉज वो नेटवर्क हम कभी उस जोन में नहीं थे कि वो हमारा बने। एक R&D इंजीनियर लैब में रहता है और परवाह नहीं होती बाहर क्या हो रहा है। अब नेटवर्क आप ऑल ऑफ अ सडन बोल रहे हैं कि नेटवर्क बनाइए, जो लोग कई साल लगाते हैं। तो वो एक मेरे लिए एक जर्नी बहुत शॉर्टकट हो गया। एंड क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब एक बार आ जाता है तो फिर उसके इक्वलेंट प्लेटफॉर्म और आने लग जाते हैं। हिस्ट्री चैनल के साथ संपर्क हो गया, हम वहाँ पे चले गए। तो मेरी या उसके बाद ब्रूट इंडिया, बेटर इंडिया, ऐसे करके और प्लेटफॉर्म्स पे आ गए। तो उससे मेरा जो प्रोडक्ट है और वो क्या कर सकता है ये बताना। फिर मेरा एक 2 मिनट का खुद का वीडियो है यूट्यूब पे जो मैंने फ़ोन से शूट किया था, और तब मुझे पता नहीं था कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। तो वो बहुत पॉपुलर हो गया था। तो और वो साइलेंट वीडियो था, मैंने कुछ बात नहीं की थी, खाली प्रोडक्ट दिखाया था। सो एटलीस्ट एक चीज़, जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप को, और वो हमेशा ही रहेंगी, जब तक स्टार्टअप रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेंगी, बट एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्पेशली, कि अब पता था सबको कि क्या है। अगली स्टोरी देखते हैं, बट चलो एक तो सॉल्व हुई। तो वो एक अच्छा मेरे लिए उसका बेनिफिट था। यहाँ पर मैं आपसे एक और बहुत अहम मुद्दे पर बात करना चाहूँगी। पीछे देखिए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हैं पीयूष गोयल जी, उनका भी बयान आया था, और अब हमने देखा है कि भारत की तुलना अगर हम चाइना से करें तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो स्टार्टअप्स हैं उसमें हमको इनोवेशन चाहिए। तो आप बोलते हैं कि इन्वेंटर और कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत अलग होते हैं, और साथ ही साथ क्या लगता है आपको कि बच्चों को किस तरह की इनोवेशन, जो यंगर जनरेशन आ रही है, उसमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखिए पहले तो एक समझना चाहिए कि इनोवेशन और इन्वेंशन, इनका क्या डिफरेंस है। इसको मैं, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं ये सब्जेक्ट्स, इनकी डेफिनेशन इतनी फिक्स नहीं होती, बट अगर मैं स्पीड से इनको थोड़ा सा शॉर्ट में देखूं, इन्वेंशन वो होती है जो अब से पहले नहीं हुई होती, जिस पे आप पेटेंट ले सकते हैं, जो इससे पहले उसके जैसा कुछ नहीं होता, अपने आप में एक नई चीज़ होती है। अगर एक सेल फोन है और टेलीफोन है, तो टेलीफोन इन्वेंशन थी, बट सेल फोन एक इनोवेशन थी। ऐसे ये चीज़ें बदल जाती। अब आज डेट में वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट पे हम जब भी बैठे हैं, ये क्या है?
पहले था अभी नहीं है, तो ये क्या हुआ, इन्वेंशन हुई कि इनोवेशन हुई? अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है जहाँ पे लेबलिंग ठीक से नहीं की जा सकती। आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं दैट इज द वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन को कभी चैलेंज मत करना, बिकॉज आप जो यहाँ कर रहे हो दुनिया में 50 लोग कहीं बैठ के कर रहे होंगे। अब उसको आपने अगला क्या है, सब कुछ इनोवेशन नहीं होता, सब कुछ इन्वेंशन नहीं होता। आप अपने अराउंड अगर 100 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, सिर्फ 100, वो 100 लोग वही हैं जो करोड़ों लोग सब जगह हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक और अहम मुद्दा है जो मैं आपसे चाहूँगी कि आप जो यंगर जनरेशन है, द यंगर एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जैसे आपका एक प्रोडक्ट था, आपने बनाया। अब देखिए सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। अगर आपको एक स्पेस देती है, आपको एक फेस देती है, अगर आपको एक पहचान देती है, तो साथ ही साथ एक फियर है ऑफ कॉपीराइट। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कोई ये हमारे व्यूअर है जिसके दिमाग में एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपने बनाया, तो उसको आप कैसे मार्केट करें कि आपका कॉपीराइट भी वहाँ पर रहे। ये ना हो कि हाँ आपने आज वीडियो बनाया, कल उसके 100 वीडियोस बने और आपका प्रोडक्ट पता ही नहीं कहाँ है। और आजकल तो आप लीगली भी कुछ एक्शन नहीं ले सकते हो ना, अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत नहीं है तो। ये माइक है ना, हाँ। ये शायद मेड इन चाइना होगा, इसको पेटेंट चाहिए? एवर थॉट, क्यों कभी सोचा है क्यों नहीं चाहिए? Because I think whoever has taken the name will go. Yeah, because it's common, it's everywhere. आपके बस की है तो आप बना लो। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई देख लेगा, कॉपी हो जाएगा, फिर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो बिजनेस है ही नहीं। वैलिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एक अगर वह मैं ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं किसी को बता दूं तो कॉपी हो जाएगा, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो बिजनेस नहीं है। प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसपे हमने शुरू में वर्क करा। हमको क्यों 4 साल लगे प्रोडक्ट लाने में? ये सब प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी बन गया था। मेरे लिए बीइंग फ्रॉम एन R&D इंडस्ट्री, कितना टाइम लगा होगा एक बाइसाइकिल के लिए? बहुत ज़्यादा नहीं लगा था। स्टार्टिंग का प्रोडक्ट हमें कॉस्ट कर रहा था 28,000, राइट? हम लॉन्च कर देते तो क्या होता? आपको लगता आप बेटर बना सकते हो सकता है कम में बना दो, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पर हम लगे रहे 4 साल उसको उस पॉइंट पे लाने में कि इससे कम में अगर आप बना पाओ तो बना दो। तो ये किसी का भी अगर कोई आइडिया ऐसा है तो आपको एक स्टेप और आगे सोचना पड़ेगा कि आपने उसको रोकना कैसे है। पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ये एक लैंडमाइन की तरह होते हैं। ठीक है, देखो ये आपको कोई रोक नहीं सकते हैं, कोई वॉर नहीं जितवाते हैं, बट ये एक डिफेंस होता है। ये आपने डिफेंस ले लिया, अच्छी बात है। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज कर दूंगा। इनफैक्ट मैं R&D में था, मेरा तो काम ही यही था, प्रोडक्ट लॉ में बताता हूँ कैसे पेटेंट बाईपास होता है। मैं खुद ही कितने करें, मैं अपना पेटेंट भी जब लिखा हूँ मुझे पता है कि मैंने खुद ने लिखा है, कैसे बाईपास होगा, आई नो दैट। बट बाईपास करके अगला स्टेप क्या है? आप मार्केट में कैसे लाओगे, सस्टेन कैसे करोगे? ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या किसी के दिमाग में कोई आइडिया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो गुर सौरभ जी को सुन रहे हैं, उनका प्रोडक्ट देख चुके हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर मेरी साइकिल है और इसमें मैं आपका ये प्रोडक्ट लगाता हूँ जिससे मेरी साइकिल स्कूटर बन जाती है, तो इसका प्राइस क्या है, कीमत कितनी लगेगी? ये हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 14,000 इसका कॉस्ट है और ये आपके घर पे आ सकती है, आप खुद भी आके ले सकते हैं। तो ये इसका हाईएस्ट प्राइस है कि इसमें वर्जन्स भी इसमें दूसरा वर्जन है, एक 9,000 का वर्जन है, एक 14,000 का वर्जन Okay. है। दोनों में रेंज का डिफरेंस है, और रेंज मतलब बैटरी साइज का। एक 40 किलोमीटर चलती है, एक 20 किलोमीटर चलती है। अब जो आपका प्रोडक्ट था, जब ये वायरल हुआ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे आनंद महिंद्रा जी ने भी ट्वीट किया और नीति आयोग ने भी ट्वीट किया। तो उससे पहली बात कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, और इस तरह के जब प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तो उसका किस तरह से हम सही उपयोग कर सकते हैं? कई बार क्या होता है, हम वो वायरल फेम में ही गुम के रह जाते हैं। अब वही हम वहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि आजकल सोशल मीडिया पे, अभी पीछे मैंने किसी का ट्वीट देखा था, एक बच्चे का ट्वीट था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, आई एम इन IIT, और एक गर्ल है जो कसस, आई मीन अब्यूजिव लैंग्वेज करके वो इतनी वायरल हो गई है और उसने अपना एक साम्राज्य बना लिया है। तो इस तरह के जब इतने डिफरेंसेस आते हैं, तो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जैसे आपके ट्वीट्स हुए, तो उसको कैसे आप टैप कर सकते हैं? देखिए, अभी वंस अगेन जैसे शुरू में हमने बात की ना कि अब हम इंफॉर्मेशन की एज में जी रहे हैं। अब आप कुछ इनोवेशन लाना या कुछ यूनिक लाना, एकदम से आपको अटेंशन मिलेगा। आपके पास कुछ यूनिक नहीं है तो आपके जैसे और भी बहुत लोग होंगे। वंस अगेन अगर वो कंपटीशन है
तो फिर उसमें भी आप यूनिक हो जाओगे। आपका भी पॉडकास्ट है, कोई एक तो पॉडकास्ट नहीं बिल्कुल। है, हज़ारों पॉडकास्ट हैं, आपने अपना नीश ढूंढा। अब एक और बहुत अहम सवाल है, हम जो जानना चाहेंगे, जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं इन पर्टिकुलर, तो आपको एज अ स्टार्टअप सरकार से कितनी मदद मिली है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आज 2025 में लगभग 10 स्कीम्स वो हैं जो सरकार एक स्टार्टअप के लिए रेडी है फंड करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको हर तरह का टेक्नोलॉजी और हर तरह की सपोर्ट देने के लिए। सरकार की एक स्टार्टअप फंड स्कीम है सीड। जब हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, जो पहला आपको फंड मिलता है उसको सीड फंड कहते हैं। एक बीज के जैसा होता है, तो उसको बीज जैसे डालते हैं ना, तो उसको सीड फंड कहते हैं। अभी देखिए 50 लाख तक का आपको ग्रांट भी देने को सरकार रेडी है और लोन भी देने को रेडी है। ग्रांट मतलब आपको वापस ही नहीं करनी है, और लोन देने को भी रेडी है। ओके, राइट, ये तो एक स्कीम मैं बता रहा हूँ। ऐसी 10 स्कीम्स और हैं जो स्टार्टअप्स के स्पेसिफिक हैं। हर कॉलेज, हर सिटी, हर जगह स्टार्टअप के इंक्यूबेशन सेंटर हैं जहां आप जाके अपने आप को एनरोल कराइए। ये सारा आपको वो गाइड करते हैं और आपको जो भी मदद चाहिए वो भी देते हैं। सो अब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पहले से बहुत बहुत एडवांस्ड है। दैट इज़ पॉइंट 1। सेकेंड, मैंने भी सीड फंड लिया हुआ है। मेरा इंक्यूबेशन IIT पटना में हुआ था। ओके, मेरे स्टार्टअप का, अभी भी हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है हमें भी फंड मिलता है। कई लोग पूछते हैं कि अच्छा आपने कितने पैसे कहाँ दिए होंगे, किसी ने मांगे होंगे अंडर द टेबल ओवर। ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली ट्रांसपेरेंट, टोटली ऑनलाइन। मतलब वो स्कीम ही नहीं है, कोई है ही नहीं। सो अब इस चीज़ को हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि कहीं कहीं सुना है, देखा है, सरकारी है, ये है, वो है। आप बाहर की फंडिंग ढूंढ रहे हैं या गलत कहीं इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। आप ये अप्रोच कीजिए। एक बात आइए, सरकार आपको ग्रांट देने के लिए रेडी है, आपके अब क्या करें, और मतलब आपके घर आ जाएं देने के लिए, आप जाके ले लो। कितने स्टार्टअप्स आज आप किसी कॉलेज में जाएं या कहीं जाएं, एवरीबडी इज गॉट अ स्टार्टअप आइडिया। ये ऐसा, आपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर किया? नहीं, वो तो नहीं किया। क्यों नहीं करा? उसका जवाब नहीं। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। आखिर में हम चाहेंगे कि जो यूथ है जो आपको सुन रहा है, जिनके पास इनोवेशन है और जो स्टार्टअप या फिर कहीं किसी कंपनी में अपने आप को देखते हैं भविष्य में, उनके लिए क्या मैसेज है कि उनका फोकस और विजन आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? अपना पैशन एक बार अगर आप ढूंढें, और ये शुरू में एक एडवाइस है मेरी छोटी कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम के अवगत नहीं होते हो। मैं जब अब एक मेरे लिए अब टीम बनाना अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए, वो टीम नहीं बनती है। फिर सबके अभी थोड़े मूड भी अलग हो गए। आप जब कॉलेज में होते हो ना, बिल्कुल फ्रेश होते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आप भूखे नहीं मरे जा रहे अगर आप कॉलेज में ऑलरेडी हो तो। टीम बहुत जल्दी बन जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास रिस्क क्या है लूज़ करने वाला? एक बिज़नेस कर लिया था ट्राई, फिर वो बंद हो गया, क्या है? अगर इफ़ आई डू इट नाउ, मेरी रेपुटेशन ख़राब होती है, मेरा क्लाइंटल ख़राब होता है, मेरा बहुत कुछ, मेरा क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कैसे मैं छोड़ के कुछ, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जिसने कॉलेज के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं करे तो वो थोड़ा सा, एंड कॉलेज के अंदर एक अपना कोर्स परस्यू करते के साथ भी, प्लेसमेंट के साथ भी, आप हज़ारों लोग आपके सामने हैं जो कुछ ना कुछ अपना अराउंड कर रहे हैं। एक एग्जांपल पे आई जस्ट कंक्लूड कि कभी भी एंड रिजल्ट आप अगर देखेंगे आपको क्या बनना है, देखिए आपको पेंटर बनना है या ये ऐसे नहीं होता। देखिए एक छोटी सी किसी की शौक होता है, कोई ड्राइंग करता है, खाली स्क्रिबलिंग करता है पेंसिल लेके। एक ही तरीका है, इसको बंद मत करना। देखो बाकी जो कर रहे हो करो, पढ़ाई करते हो, प्लेसमेंट ले रहे हो, जो करना है करो। ये जो है ना, आपके पास होगा आधा घंटा दिन का, 15 मिनट, 10 मिनट, बस ये करते रहना। होता क्या है इससे? देखिए आप स्क्रिबलिंग कर रहे थे आज, इसने आपने बंद नहीं किया, फिर धीरे धीरे वो स्क्रिबलिंग और पेंसिल्स ले ली, और पेन ले लिए, और कलर्स आ गए, तो आप उधर चले गए। फिर आपको और शौक थोड़ा बेटर हो गया, बाकियों से बेटर थोड़े से पेंटर हो गए। फिर अब आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स ये वो बन जाते हैं, तो आपको कुछ और लोग मिलते हैं जो आपसे एडवांस होते हैं, आपकी एक कम्युनिटी सी बन जाती है। फिर ये आप कलर्स, पैटर्न्स, इसको समझ जाते हो। कौन से पेंटर ने, पिकासो ने क्या किया, इसने क्या करा, उसने क्या करा, माइकल एंजेलो का क्या स्टाइल था, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अलेक्जेंडर कूपर क्या करता है, ये फिर थोड़ा और एडवांस हो गए। यही आगे चल के किस फॉर्म में मॉनिटरी होती है। आप जाते होगे सुपरमार्केट,
आप जाइए यहाँ देखिए 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट होता है और एक 500 रुपए का बिस्किट का पैकेट होता है। वो 500 वाला देख के समझ आ जाता है कि ये 500 का है। एक फेंडी का Packaging. कोच का बैग देख के आपको पता चलेगा दिस इज कोच, यस। उस पर लिखा ना भी हो तो भी। ये एग्जैक्टली कैसे होता है? देखिए दैट इज पैकेजिंग। और पैकेजिंग कौन करता है? आर्टिस्ट। सो सी ये जर्नी एक से दूसरा स्टेप जुड़, आप अगर डे 1 में बोलेंगे कि आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, आई वांट टू गो इन पैकेजिंग, आपको अभी अवगति नहीं है आप उसके बेसिक्स के साथ, और उसकी बेसिक्स आपको कैसे कोई सिखाएगा? उसकी बुक्स आएंगी, बट आपका तो पैशन होगा। अगर वो बुक्स की नॉलेज आप इतनी जल्दी ग्रैस्प करेंगे, आपकी कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स, आप दिन रात सुबह शाम वही चीज़ कर रहे हैं, आपको अच्छा मज़ा आ रहा है। पैकेजिंग तो एक इंडस्ट्री है, उसके आगे डिज़ाइनिंग के तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है कि वर्ल्ड खुलती ही चली जाएंगी। आप स्क्रिबलिंग से पैकेजिंग में आगे, हो सकता है उसके आगे शायद आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपको हो, विच इज़ ऑल्सो आर्ट रिलेटेड। सो आर्ट का तो एंडलेस है कनेक्शन। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ओनली योर 5 मिनट्स, जो आप एक बस स्क्रिबलिंग आपने चालू रखी, आपने बंद नहीं की। कुछ ना कुछ पैशन सबका है, बस आप चालू रखें उसको। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज? देखिए, जब मैंने इंटरव्यू शुरू करी थी तो मुझे लगा था हाँ इंटरव्यू होगी, थोड़ी बहुत आपके बारे में बातचीत होगी, लेकिन एक इंटरव्यू में हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको इतना कुछ सीखने को मिल सकता था, ये मुझे नहीं पता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।